आज हम लोग रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है आपका अम्ल भस्म तथा लवण, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, जो आपका दूसरा चैप्टर है ये आपका अम्ल भस्म तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, इसके जो है मुख्य रूप से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, और उसके बाद जो है इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनका भी सॉल्यूशन करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों कि जितने भी प्रश्न अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका दिया हुआ है, इन प्रश्नों को चाहे तो बोर्ड जो है आपका मुख्य रूप से आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में पूछ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है और आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है 2018 के बाद जो है बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला जब से पैटर्न लागू हुआ है, यानी कि जो आपका 50% जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बच्चों, उनके स्थान पर अब जो है अति लघु प्रश्न जो है नहीं पूछे जाते। ठीक है, हटा दिया गया है। तो आइए सॉल्यूशन करेंगे, किस दृष्टिकोण से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए होंगे बच्चों, टोटल जो है मुख्य रूप से आपका 30 क्वेश्चन है, यानी कि 30 प्रश्न है। मुख्य रूप से हम लोग ऑब्जेक्टिव के व्यू से, और जो है हो सकता है कि इन्हीं प्रश्नों को कभी लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछ लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है बनाएंगे। आइए सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है आपका, 3 खनिज अम्लों के नाम लिखें। ठीक है, इनके नाम लिखना है, नाम मतलब यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है बच्चों। ठीक है, सूत्र के बारे में पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है पहला H2SO4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। ठीक है, इस अम्ल को जो है बच्चों H2SO4 को, इसको जो है मुख्य रूप से बैटरी अम्ल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाता है? बैटरी अम्ल बुलाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी अम्ल को जो है मुख्य रूप से गंधक अम्ल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया था बच्चों? गंधक अम्ल। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं H2SO4 में क्या होता है, सल्फर, और सल्फर को जानते हैं हम लोग, सल्फर को क्या बुलाता है, गंधक बुलाता है। तो इसी गंधक की उपस्थिति के कारण इस अम्ल को गंधक अम्ल भी बुलाया था। ठीक है, तो आपको एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि मुख्य रूप से बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है H2SO4 को, गंधक अम्ल किसको बुलाता है, H2SO4 को। सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पर 3 खनिज अम्लों के नाम पूछा था हमको, तो एक हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक हो जाएगा आपका HNO3, यानी इसको बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब इन तीनों को, ये बात भी ध्यान रखिएगा, इन तीनों को जो है मुख्य रूप से खनिज अम्ल भी बुलाया जाता है। क्यों खनिज अम्ल बुलाया जाता है? क्योंकि ये मुख्य रूप से हमें पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता है। ये जो है मुख्य रूप से अजैविक, यानी कि अजैव अम्ल है बच्चों, यानी कि जीवों से प्राप्त नहीं होती है। इन्हें हमें भूपर्पट्टी के नीचे खनिजों के रूप में हमको प्राप्त होती है, जिस कारण इसे खनिज अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, इन तीनों अम्लों को, और ये जो है बहुत ही ज्यादा संक्षारक होते हैं, बहुत ही विषैले होते हैं। अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव के रूप, एक बार पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन जो है संक्षारक अम्ल है। ठीक है, तो वहां पर H2SO4 एग्जांपल में था, तो H2SO4 वहां पर आपका सही आंसर हो जाता। इन तीनों में से कोई भी आपका ऑप्शन में रहेगा, उसको आप संक्षारक अम्ल के रूप में दे देंगे। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। कार्बनिक अम्ल मतलब बच्चों वो मुख्य रूप से किससे प्राप्त होगा, वो मुख्य रूप से पेड़ पौधे से प्राप्त होगा, और उसमें जो है कार्बन आपका मुख्य रूप से एलिमेंट जो है मौजूद होगा। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल में आप लोग बहुत सारे नाम जानते होंगे, है ना। एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिसको एथोनिक अम्ल भी बुलाता है, या फॉर्मिक अम्ल जिसको मेथोनिक अम्ल भी बुलाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH3COOH। इसको जो है बच्चों एथेनोइक अम्ल भी बुलाता है। क्या बुलाता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब जो है इसी को जो है मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल भी बुलाता है। CH3COOH को एसिटिक अम्ल भी बुलाता है, जो किस में पाया था, आपका सिरिका में पाया था। ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा हुआ है कि सिरिका में कौन सा अम्ल पाया था, तो आपको ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, सिरिका में कौन सा अम्ल पाया था। ये आपका बोर्ड परीक्षा में 2021 में ऑब्जेक्टिव के रूप में आया हुआ है। ठीक है, तो सिरिका में जो है मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया था। कौन सा अम्ल पाया था? एसिटिक अम्ल पाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर का, बैटरी अम्ल क्या है। देखिए बच्चों, अभी मैंने ऊपर में आपको बताया था, H2SO4 को बैटरी अम्ल, गंधक अम्ल बुलाया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका आया है बैटरी अम्ल क्या है, ये आपका प्रश्न 2022 में ऑब्जेक्टिव के रूप में आया। जितना भी प्रश्न आएगा जो आपका अति लघु है बच्चों, उनको जो है मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो है बैटरी अम्ल के बारे में आपका ऑलरेडी आया हुआ है 2022 में। तो बैटरी अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक है, ये कैसा होगा, तनु होगा कि सांद्र होगा? तो ये होगा आपका सांद्र H2SO4। ठीक है, कैसा होगा? सांद्र। सांद्र बोलते बच्चों जिस मतलब कि जो विलयन जो बनाएंगे उसमें अम्ल की मात्रा को ज्यादा रखेंगे, जल की मात्रा को कम रखेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, यानी कि अभिक्रिया का नाम बताना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं जिसमें लवण और जल, यानी कि लवण कैसा पदार्थ है, उदासीन पदार्थ है, तो उदासीन पदार्थ का निर्माण होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से और वहां पर अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, तो आप लोग को ध्यान रखिएगा वहां पर मान दीजिएगा आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर का, सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण लिखें। ठीक है, यानी कि आपका जो है मुख्य रूप से सामान्य लवण का एक एग्जांपल लिखने बोल रहा है, अम्लीय लवण का और एक भास्मिक लवण का। तो देखिए सामान्य लवण में हम लोग जो है मुख्य रूप से जो उदासीन लवण होगा बच्चों उसी का देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, आपका कैसा है, सामान्य लवण है यानी कि उदासीन लवण है। ठीक है, और उदासीन लवण का पीएच मान कितना होगा, 7 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट 7 होगा। दूसरा है आपका अम्लीय लवण, अम्लीय लवण में जो है मुख्य रूप से आपका हाइड्रोजन आयन मौजूद होगा। तो देखिए NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, देखिए इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, यानी कि अम्ल है बच्चों, हम लोग जानते हैं अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन आयन मौजूद रहता है, तो NaHSO4 ये हो जाएगा अम्लीय लवण। क्षारीय लवण का एग्जांपल देंगे तो वहां पर हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड को वहां पर मौजूद रखेंगे। ठीक है, तो भास्मिक लवण के एग्जांपल में क्या हो जाएगा, BaOHCl, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। यहाँ पर देखिए बच्चों OH है ना बच्चों मुख्य रूप से, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी भास्मिक लवण का एग्जांपल लिखिएगा OH आना चाहिए, जब भी अम्लीय लवण आना चाहिए तो वहां पर आपका हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 7वां नंबर का प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक, आपको आंसर करना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, कार्बन आपका अवधातु है और ऑक्सीजन भी आपका अवधातु है, तो हम लोग जानते हैं जितने भी अवधातु के ऑक्साइड होते हैं वो जो है मुख्य रूप से आपका अवधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। किस प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अम्लीय हो जाएगा बच्चों, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, 8वां नंबर का प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है, यानी कि जो जब आप सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा, तो देखिए बच्चों सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और इस किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो वहां पर बनेगा मुख्य रूप से सोडियम, यानी कि आपका गैस के बारे में पूछ रहा है कौन सा गैस उत्सर्जित होगा, तो देखिए यहां पर आपका हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, और उसके बाद इसके साथ किसको देंगे बच्चों, इसके जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ से आपका ये Na प्लस में टूट जाएगा और कार्बोनेट माइनस में, H प्लस और Cl माइनस में, तो ये Na जो है आपका Cl के साथ जुड़ जाएगा और ये H जो है आपका यहाँ से O के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और जल बन जाएगा H2O, और कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल जाएगी बच्चों, आपका CO2 गैस यहाँ पर उत्सर्जित होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां नंबर का प्रश्न। 9वां नंबर का प्रश्न है आपका, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि NH4Cl जो है बच्चों इसका जब जलीय विलयन लेंगे और इस पर लिटमस पत्र जब डालेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं NH4Cl क्या है बच्चों, आपका एक अम्लीय लवण है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति हो गया, तो अम्लीय प्रकृति होगा तो ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे लिटमस पत्र किस प्रकार का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी अम्ल होगा वो हमेशा नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर का, गृह निर्मित 2 सूचकों के नाम लिखें, यानी कि गृह निर्मित यानी कि जो घर में निर्मित की जाने वाली सूचक है उसका 2 आपको एग्जांपल लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी लिख दीजिए, हल्दी लिख लीजिए, पत्ता गोभी लिख लीजिए, लौंग लिख लीजिए या प्याज लिख लीजिए, है ना, ये सारे क्या है, गृह निर्मित यानी कि घर में निर्माण किया जाने वाला आपका सूचक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हल्दी लिख सकते हैं, लौंग का तेल भी देख सकते हैं, या आप लोग 2 में से कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, प्याज भी लिख सकते हैं, लाल पत्ता को भी लिख सकते हैं ना, तो आप लोग अपने मन से कुछ भी 2 सूचकों का नाम लिखना है। ठीक है, 11वें नंबर का प्रश्न है, 2 रंगीन पदार्थों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय वो अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम हो। 2 रंगीन पदार्थों के नाम बताना है बच्चों, रंगीन यानी कि जो रंगीन हो, तो रंगीन में आप लोग जानते हैं हल्दी कैसा है, पीला रंग का होता है, तो रंगीन हो गया है ना। उसी प्रकार से
गुलाबी बैगनी रंग का आपका क्या होता है, लिटमस पत्र, वो भी आपका रंगीन हो गया है ना। उसी प्रकार से आप लोग जो है लाल पत्ता का गोभी वो भी ले सकते हैं, तो आप लोग जो है कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग लाल पत्ता गोभी और हल्दी। लेकिन मेथिल ऑरेंज और फिनोल्थेरियम ये कैसा होता है बच्चों, ये रंगहीन होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 12वां नंबर का, किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते, यानी कि आपको उस क्षार का नाम बताना है जिस पर जो है धात्विक आयन जो है मुख्य रूप से मौजूद नहीं रहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए तो इसमें कोई आपका धातु है, ये आपका नाइट्रोजन क्या है, अधातु है, हाइड्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, ये सारे कैसे हो गए, अधात्विक आयन हो गए, कोई भी इसमें धात्विक आयन मौजूद नहीं है। जबकि ये क्या है, जबकि ये क्षारीय प्रकृति का है, तो क्षारीय प्रकृति होने के बावजूद इसमें कोई धात्विक आयन मौजूद नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न आपका है, 13वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें, यानी कि आपको दिए गए दो समीकरण है, अभिक्रिया है, इसको आपको पूरा करना है, ठीक है। Zn यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, इसको पूरा करना है। और आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, इसको भी पूरा करना है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये आपका 2020 में जो है बच्चों पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव के रूप में। क्वेश्चन था जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस का उत्सर्जन करता है। तो ध्यान रखिएगा, धातु है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, ZnSO4 के साथ बन जाएगा ZnSO4 और प्लस यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर देगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस, इसी प्रकार से आयरन और HCl का निर्माण होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड प्लस ये बच जाएगा आपका H, तो ये H जो है हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए दूसरा समीकरण ये आपका आ गया समझ में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, 14 नंबर का प्रश्न लेते हैं, 14वें नंबर का प्रश्न लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न है बच्चों कि प्रश्न है यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। आपको विलयन की प्रकृति बताना है, विलयन का नेचर क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी विलयन का pH मान 7 से कम हो तो वो हमेशा अम्लीय होता है। तो यहाँ पर कितना है बच्चों, उसका pH मान 3 है, तो हम लोग जानते हैं 7 से कम हुआ 3, तो ये कैसा हो गया, प्रकृति अम्लीय प्रकृति का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अम्लीय प्रकृति। अगला प्रश्न है pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI लगा दीजिएगा इस प्रश्न में। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं आपका, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका जो है ऊपर वाला प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रश्न आपका नीचे वाला 15वां नंबर का प्रश्न ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इन दोनों में से आपको बताना है, 6 और एक का pH मान है 2, इन दोनों में से जो है ज्यादा आपका अधिक अम्लीय कौन है। तो हम लोग जानते हैं pH मान जितना कम होगा उसका जो है वो उसकी शक्ति जो है उतनी ही अधिक होगी, वो जितना उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ पर pH मान 2 क्या है, 6 से कम है, तो 2 क्या होगा, ज्यादा आपका अम्लीय होगा। तो लिख लेंगे pH मान 2 वाला विलयन अधिक अम्लीय है, ठीक है। समझ में आ गया 15वां नंबर प्रश्न तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बच्चों 16 नंबर का, क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे। पूछ रहा है कि यदि pH कितना हो जाए, 8 हो जाए, तो उस pH वाले विलयन का यानी 8 वाले विलयन का जल से क्या होगा, अधिक भास्मिक होगा। तो 100% होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि जल का pH मान कितना होता है 7, जल का pH मान 7 होता है, जबकि यहाँ पर pH मान कितना हो गया 8, तो 7 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा भास्मिक होगा। तो लिख लेंगे हाँ, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से बनेगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा बच्चों सीधा सीधा कि pH मान 8 वाला जो विलयन है वो दर्शाता है अम्लता को, क्षारीयता को, लवणता को, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस प्रकार से दे देगा, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। 2 से 3 बार आपका ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा गया है सीधा सीधा कि जल का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, जल एक उदासीन विलयन है तो जल का pH मान होता है 7, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर का, निम्नांकित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुनें, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है लवण एग्जाम्पल के रूप में, और पूछ रहा है इन तीनों में से आपको अम्लीय लवण चुनना है, भास्मिक लवण चुनना है और उदासीन लवण को चुनना है, ठीक है। तो अब देखिए NaCl, देखिए बच्चों NaCl हम लोग कैसे चुनेंगे, यदि किसी में भी आपका हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा बच्चों, क्या हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे वो क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है, क्षारीय प्रकृति होगा। और जो है मुख्य रूप से यदि हाइड्रोजन रहता है तो उसको अम्लीय प्रकृति बोलेंगे, लेकिन धात्विक कार्बोनेट के साथ रहेगा बच्चों तो उसको बोलेंगे हम लोग
क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से NaCl क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, तो NaCl को हम लोग लिख लिया उदासीन लवण। अब देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का pH मान जो होता है बच्चों वो 7 से अधिक होता है, यानी कि भास्मिक होता है। ठीक है, अब भास्मिक होगा तो 100% ये क्या होगा, यानी कि 7 से अधिक होगा तो हमेशा ये भास्मिक लवण होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड है, OH है, OH क्या दर्शाता है, क्षारीयता को दर्शाता है, तो लिख देंगे ये आपका भास्मिक लवण में होगा। अम्लीय लवण यहाँ पर कोई भी आपका नहीं है। अम्लीय लवण अगर रहता है बच्चों तो यहाँ पर दिया हुआ रहता है आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका अम्लीय लवण होता अगर देता तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। ये लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकता था वहां से। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। यहाँ पर 2 अभिक्रिया दिया हुआ है, इनको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो जानते हैं हम लोग जिंक, और यहाँ पर है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिए किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, जिंक प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बन जाएगा Na प्लस और OH माइनस, ये भी आपका प्लस। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से अभिक्रिया होगी बच्चों, तो अभिक्रिया यहाँ पर होगा Na2O यानी सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन आयन निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। देखिए Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसके साथ NaOH दोनों को अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया होगा आपका जो है वो हम लोग द्वि विस्थापन जो पढ़े थे, यहाँ पर कॉपर है तो धातु है, धातु का क्या होता है प्लस, सल्फेट माइनस, Na प्लस और OH माइनस, तो प्लस वाले को किसके साथ, माइनस वाले के साथ, और Na को किसके साथ, ये प्लस वाले को माइनस के साथ। अब देखिए Na प्लस और यहाँ पर SO4 माइनस क्या बन जाएगा, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट। उसके बाद यहाँ पर जो है कॉपर किसके साथ अभिक्रिया करेगा, OH के साथ जुड़ जाएगा, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक क्षार का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, जस्ता जो है अभिक्रिया कर रहा है, 1 सेकंड बच्चों। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत गजब तरीका प्रश्न है ये। जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया होती है बच्चों, तो अम्ल का जो है कौन सा तत्व जो है वो विस्थापित हो जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर जस्ता यानी कि आपका हो गया जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक यानी कि हो गया HCl, इन दोनों का अभिक्रिया होगा। तो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, हम लोग जानते हैं ये धातु है और ये है आपका अम्ल, ये हो गया आपका धातु और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अम्ल। हम लोग जानते हैं धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। और ये Zn क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को भगा देगा। जब हाइड्रोजन उड़ गया गैस के रूप में तो क्या बचेगा, Zn और Cl बचेगा, तो लिख देंगे ZnCl2। तो Zn जो है बच्चों जिंक, ये किसको विस्थापित किया, हाइड्रोजन को विस्थापित किया। देखो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गया, तो हाइड्रोजन को विस्थापित किया किसने, जिंक ने। कहां से, अम्ल से। तो हम लोग बोलेंगे कि अम्ल का जो हाइड्रोजन तत्व है वो क्या हो जाएगा, आपका विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को मुख्य रूप से पूछा जाता है बच्चों इस प्रकार से कि जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, मुख्य रूप से गैस के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम हो। यानी कि आपको जो है मुख्य रूप से एक सूचक का, कोई भी ऐसा सूचक का नाम बताना है जो विलयनों में जो है विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को के स्तर को बताता हो। ठीक है, तो उसमें कौन हो जाएगा बच्चों, आपका यूनिवर्सल सूचक, या फिर इसको बोलते हैं सार्वभौमिक सूचक, हिंदी में बोलते हैं, और यूनिवर्सल जो है मुख्य रूप से इंग्लिश यूनिवर्सल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जब भी सूचक का बात पूछता है, नाम पूछता है, तो वहां पर जो है लिटमस पत्र लगा देते हैं, लिटमस पत्र दे देते हैं। लिटमस पत्र नहीं होगा बच्चों, लिटमस पत्र या हल्दी इस प्रकार से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर यूनिवर्सल सूचक सही होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं लिटमस पत्र हो या हल्दी हो या कुछ भी वो सब हो, वो सिर्फ ये बताता है कि ये आपका विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कोई भी नहीं बता सकता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कौन बता सकता है, आपका यूनिवर्सल सूचक। ठीक है, चले अगला प्रश्न है 21 नंबर का, प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। इसके जलीय विलयन में फिनोल्फ्थैलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो विलयन किस प्रकृति की है। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, प्रयोगशाला में क्या करता है, एक निर्मित गैस जल में क्या है, घुलनशील है, यानी कि घुला हुआ है। ठीक है, अब इसके जलीय विलयन में किसको डालते हैं, फिनोल्फ्थैलीन को डालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा। फिनोल्फ्थैलीन सूचक को डालते हैं तो डालने से विलयन का रंग जो है क्या किस में बदल गया, गुलाबी में बदल गया। तो गुलाबी में बदल गया तो इसका विलयन का प्रकृति पूछ रहा है हमको। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, जब भी फिनोल्फ्थैलीन को डालते हैं तो अगर गुलाबी रंग का बनता है, गुलाबी रंग का हो जाता है, तो गुलाबी रंग जो है मुख्य रूप से वो क्षारीय विलयन में देता है। ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्षारीय विलयन में आपका क्षारीय विलयन आपका सही हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं 22वें नंबर का। 22वें नंबर का प्रश्न है बच्चों, रवाकरण जल की उपस्थिति में वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा एवं तूतिया का रासायनिक सूत्र लिखें। यानी कि हमको जो है रवाकरण जल के साथ दर्शाना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वॉशिंग सोडा यानी कि जो आपका धोने वाला सोडा होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 10 को बोलते हैं बच्चों डेका, यहाँ पर कितना होगा 10, तो 10 को बोलते हैं डेका। तो कैसे नाम बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद हमको पूछ रहा है तूतिया का, तो तूतिया का होता है बच्चों CuSO4 5H2O, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 5 को बोलते हैं पेंटा, 10 को बोलते हैं डेका। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, आप लोग 1 को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया था आपका 5, तो बोलेंगे पेंटाहाइड्रेट, जल को बोलते हैं हाइड्रेट। ठीक है, उसी तरह से आया था 10, तो 10 को बोलते हैं डेका, तो यहाँ पर बोलेंगे डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बहुत आसान है बच्चों नाम लिखना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न 2017 और 2020 दो बार आया हुआ है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक बार आया हुआ था, मैचिंग करने के लिए सीधा सीधा दे दिया था। तो इन दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का सूत्र आप लोग दिमाग में अपना बैठा लीजिए। ठीक है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, तूतिया CuSO4 5H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है बच्चों आपका। 23 नंबर का प्रश्न है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं। यानी कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे बच्चों और उसको किसके साथ मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे। तो हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं, अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, तो यहां पर अभिक्रिया होगी बच्चों। देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, तो हम लोग ले लिए हैं तनु अम्ल यानी कि आपका H2SO4 और मिला रहे हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, अब यहाँ पर अभिक्रिया जो होगी, यहाँ अभिक्रिया बनेगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और उसके बाद जल का निर्माण होगा H2O, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होगा, है ना। तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे H2SO4 Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया करके क्या बना है, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। ठीक है, इसको चलिए अगला है आपका 24 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न आपका, VBI लगा दीजिएगा, ये प्रश्न आपका आ सकता है 2 नंबर या प्रश्न में। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी विलयन में हाइड्रोजन जल आयन जलीय यानी कि मतलब कि एक्वस होगा बच्चों सॉल्यूशन, आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के पीएच का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि विलयन में क्या हो, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या हो, बढ़ रही हो, तो उस विलयन के पीएच का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, तो पीएच का मान क्या होगा, घटेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा H+ जितना ज्यादा होगा यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा। यानी कि वो जो पदार्थ होगा, वो जो विलयन होगा ज्यादा ताकतवर होगा, उतना ही ज्यादा आपका मुख्य रूप से जो है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर पीएच मान क्या होगा, घटेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पीएच मान क्या होगा, नीचे जाएगा। हम लोग अभी जस्ट हमें बताया यहाँ पर H+ बढ़ रहा है तो पीएच मान घट रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है वायुमंडल में, 25वें नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं। यानी कि वैसा लवण जो वायुमंडल में क्या करते हैं, अपने जल को त्याग देते हैं, तो उस जलयोजित लवण को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों अनाद्र लवण। क्या, उसमें आर्द्रता नहीं रहती है, तो उसको बोलते हैं अनाद्र लवण, जैसे अनाद्र CaCl2। ठीक है, आगे है पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के पीएच का मान कितना होना चाहिए। यानी कि पौधों के विकास के लिए, अच्छी तरह से विकास हो, संतोषजनक उसकी वृद्धि हो, उसके लिए पीएच का जो परास होता है, पीएच का जो मान होता है वो कितना होना चाहिए। तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए बच्चों 7 के कितना होना चाहिए, आसपास होना चाहिए उसका पीएच का मान। ठीक है, यदि 7 के बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है तो पीएच मान बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा तो मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, और अम्लीय प्रकृति के कारण पौधों का सही से विकास नहीं हो पाएगा। और जो है उस अम्लता को भगाने के लिए, दूर करने के लिए किसान लोग क्या करते हैं, खेत में चूना मिलाते हैं। चूना क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जो चूना होता है बच्चों, वो जो चूना होता है वो होता है आपका क्षारीय। वो क्षारीय पदार्थ क्या करता है, जो खेत की अम्लता जो बढ़ जाती है उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और खेत की मिट्टी को पौधों के लिए संतोषजनक बनाता है। ठीक है, वृद्धि के लिए।
अगला है आपका 27 नंबर का प्रश्न, दो सूचक का नाम लिखें। कोई भी दो सूचक का आपको अपने मन से नाम लिख देना है, अपने मन से जो आपको आता है। लिटमस पत्र लिख लीजिए, हल्दी लिख लीजिए, प्याज लिख लीजिए, लवंग का तेल लिख लीजिए, या फिर आपका फिनोल्फथैलीन, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया है लिटमस और मेथिल ऑरेंज। आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, बहुत सारे सूचक आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न है जो आपका 2022 में जो है मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका पूछा हुआ है, ठीक है। क्या प्रश्न है, साधारण लवण में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। यानी कि जब साधारण नमक जो होता है बच्चों NaCl, उसमें कौन सा यौगिक मिलाने से उसको जो है मुख्य रूप से आयोडीन युक्त बनाया जाता है। 2022 का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब साधारण लवण में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेड यानी कि KiO3 या फिर Ki मिलाएंगे तो वो बन जाता है आयोडीन युक्त नमक। किस प्रकार से, तो आयोडीन युक्त नमक का सूत्र हो जाता है बच्चों NaCl प्लस पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडेट। इन दोनों में से कुछ भी मिला देंगे तो वो आपका हो जाएगा आपका आयोडीन युक्त नमक, जो आपका 2022 में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर का प्रश्न है, एक परसुएद लवण का सूत्र लिखें। परसुएद लवण का सूत्र लिखना है तो आप लोग सीधा लिख लीजिए अनादर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, है ना। अम्ल जल में क्या प्रदान करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो अम्ल जल में जो है क्या मुख्य रूप से प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन को प्रदान करता है, जबकि जो भी आपका क्षार होगा वो जल में मुख्य रूप से हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी कि OH आयन आपका दान करता है, यानी कि उत्सर्जित करता है, प्रदान करता है, ठीक है। ये सारे जितने भी आपका भारतीय भवन का दूसरा जो चैप्टर था अम्ल भस्म तथा लवण, इसके जितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, किस प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते थे, मैंने इसका आप लोगों को अच्छी तरह से सॉल्यूशन करा दिया है। आई थिंक कहीं पर भी आप लोग को समझने में समस्या नहीं आई होगी किसी प्रकार की, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसका जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को जो है एक बार अच्छी तरह से शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। जय हिंद, धन्यवाद।